जय हिंद। इस वीडियो में पवन ऊर्जा को हम उसके पूरे फायदे और नुकसान के साथ समझते हैं। तो जब भी हम पवन ऊर्जा का नाम लेते हैं तो हमें उस पवन चक्की का जरूर ख्याल आता है, क्योंकि हमें पता है कि पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्की, हमारी जो पवन चक्की रहती है वो विंड पावर को कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो जब भी हम कभी भी पवन ऊर्जा का ख्याल लाते हैं या विंड एनर्जी का ख्याल लाते हैं तो हमारे मन में पवन चक्की का ख्याल जरूर आता है। पवन चक्की का जो लेआउट रहता है उसमें कैसे किस प्रकार से चीज़ों को अरेंज किया जाता है, कैसे चीज़ें रहती हैं, उसको हम समझते हैं। तो जो यहाँ पर उस ज़मीन का यहाँ पर चुनाव किया गया है जहाँ पर ये ज़मीन इसका लोड कैरी करने में सक्षम है, जो इसका भार जो होता है वो संभाल सकती है। तो यहाँ पर उस प्रकार की ज़मीन का चयन करते हैं। ज़मीन का चयन करने के बाद हम यहाँ पर इसको एक आधार देते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर इसका जो बेस रहता है वो बहुत ही मजबूत बनाया जाता है, उसकी नींव को मजबूत कर दिया जिससे वो ऊपर उसके खड़ा हो सके। उसके बाद हम एक टावर का निर्माण करते हैं। जब आप ऐसे खड़े होंगे तो ऊपर ताकेंगे, ऊपर जब ताकेंगे तो जब ऐसे देखेंगे जो चीज़ ऐसे दिखे उसको हम टावर का रूप दे देते हैं, उसको हम टावर बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी इंसान या किसी भी बिल्डिंग की अपेक्षा में टावर ऊंचे रहते हैं। किसी अगर मकान रहेगा मान लीजिए मकान है तुम्हारा 1 मंजिला या 2 मंजिला मकान मान लीजिए, और जो टावर रहता है वो इतना बड़ा रहता है। जब इतना बड़ा टावर रहता है, जब आप ऊपर खड़े होंगे या ऊपर बैठेंगे इस पर तो आप ऐसे ही देखेंगे, जब ऐसे ताकेंगे तो इसको पता चलेगा तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, टावर। क्योंकि हमें इसको ऊंचे देखना पड़ता है। जितनी भी बिल्डिंगें रहती हैं जो 50 मंजिल के ऊपर भी जाती हैं उनको हम एक टावर का नाम दे देते हैं। इसको इतना ज़्यादा ऊंचे इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर जो हवा की अवेलेबिलिटी रहे, वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम हवाएं मिल सके। आपके मन में भी सवाल आएगा कि हवाएं तो नीचे भी चलती हैं तो फिर हम इसको ऊंचे क्यों बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका एक रीज़न तो यह होता है कि जो इसकी ब्लेड लगी रहती हैं वो इतनी ज़्यादा बड़ी रहती हैं कि वो ज़मीन से टकरा जाएंगी। सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है कि हवाएं नीचे रहती हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन जो इसको हवा की रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पे जो हवा नीचे रहती है वो ठंडी हवा रहती है। जब भी हवा चलेगी तो वो यहाँ पर नीचे ठंडी हवा रहेगी, इसलिए ये उतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं रोटेट कर पाता है। इसको हवा जो रहे चाहिए वो गर्म मात्रा में चाहिए, उसमें कुछ हीट का अमाउंट रहना चाहिए, उसमें कुछ हीट रहनी चाहिए जिससे अपनी स्पीड को गेन कर सके। देखिए, जब भी हवा चलती है तो हमेशा हवा जो ठंडी रहती है वो नीचे चलती है और जो गर्म हवा रहती है ऊपर चलती है। आप अपने कमरे में एसी के हिसाब से समझ लीजिए, जैसे कमरे में एसी लगा रहता है तो जो एसी रहता है वो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा रहती है वो काम करती है। देखिए, जब आप एसी लगाएंगे तो एसी हमेशा एक साइड में या ऊपर दीवार के ऊपर ही लगाया जाता है, उसको नीचे नहीं रखा जाता। विंडो एसी की बात छोड़ रहे हैं हम, जो स्प्लिट एसी जो ऐसे मान लीजिए रूम है पूरा, तो यहाँ पे उसकी जो एक दीवार रहती है तो उसको हम एक पर्टिकुलर दीवार पे ऊंचे की साइड में ही लगाते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो एसी होती है वो हमें ठंडी हवा देती है, और जब ठंडी हवा देगी तो हमें जो गर्म हवाएं रहती हैं उसको बाहर निकलना भी चाहिए। जब ठंडी हवा नीचे आएगी, जब ठंडी हवा एसी देगी तो जो ठंडी हवा रहती है वो अपना स्थान नीचे ले लेती है, लेकिन जो वही गर्म हवा रहती है वो जब ठंडी हवा आती है नीचे तो वो ऊपर उसको धकेलना शुरू कर देती है। जब ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेलना स्टार्ट कर देती है तो ये जो एसी रहती है वो गर्म हवा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है, सक कर लेता है, और उसके बाद वो ठंडी हवा को निरंतर भेजता रहता है। इस प्रकार से ठीक वैसे ही यहाँ पर भी काम होता है इसका। तो यहाँ पर भी जो ठंडी हवा रहती है वो हमेशा एक लेयर के नीचे ही चलती है, एक लेयर के फॉर्म में नीचे ही चलती है, और जो गर्म हवा रहती है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में ऊपर उठ जाती है। तो इसका यह भी रीज़न है कि हम इसको ऊंचा बनाते हैं, तो इसको ऊंचा बनाने का यह भी एक रीज़न है। तो फिर यहाँ पर मैंने जब इसका स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया, अब इसको ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई टेक्निकल खराबी हुई या कोई भी मैकेनिकली वर्क करना हुआ या टेक्निकली वर्क करना हुआ, कोई भी गड़बड़ी आई, कोई भी खराबी आई, तो इस पर हम चढ़ने के लिए और इसको एक सेटअप देने के लिए, इसको सेट करने के लिए हमें सीढ़ियों की ज़रूरत रहती है। तो हम यहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं, और फिर यहाँ पर एक हम ब्लेड लगा देते हैं। ये ब्लेड रहती हैं, और ब्लेड जो रहती हैं वो ब्लेड कंट्रोलर के द्वारा कंस्ट्रक्ट रहती हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एक ब्लेड कंट्रोलर के द्वारा। ब्लेड कंट्रोलर क्या काम करता है, मान लीजिए कोई ब्लेड है वो रोटेट करते टाइम जो ब्लेड रहती है वो रोटेट करते समय अपने जो धुरी रहती है उसकी अक्ष जो रहता है वो अपने पॉइंट से इधर उधर जरा भी सरकने लगती है, तो इसे जो ब्लेड कंट्रोलर रहता है ये रोक देता है, भक्त ससुरा कहाँ जा रहा है। यहाँ पर ये जो ब्लेड कंट्रोलर रहता है इसका यही काम रहता है कि इसको ब्लेड जो रहती है इसको कंट्रोल करना। और जो ब्लेड कंट्रोलर और जो जितनी भी ब्लेड रहती हैं ये सभी एक मोटर से
मोटर जो उसका हब होता है, जैसे आप साइकिल में नहीं देखते हैं उससे सारी तीलियां ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो वैसे ही एक प्रकार ये जो हब होता है, रोटर हब होता है, ये भी उससे भी एक कंस्ट्रक्ट रहता है, उससे बंधा रहता है, उससे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, ये इससे दूर नहीं जा सकता। ये बोलता है बेटा तुम्हारी औकात चाहे जितनी हो, तुम हमारे अंडर में ही रहोगे, जितना भी हम तुमको जहाँ ले जाएंगे उधर ही जाओगे। तो इसका मतलब यही रहता है कि ये जो हब रहता है, ये हब से ही ये पंखुड़ियाँ अटैच रहती हैं, यही इसको रोटेट कराने में मदद करता है। ये जो मोटर लगाया जाता है ये बहुत ही बड़ा मोटर रहता है। तो इस मोटर को और इसका जो हब रहता है, हब से एक शाफ्ट कनेक्ट रहती है, जो शाफ्ट कनेक्ट रहती है उस शाफ्ट में गियर्स अटैच रहते हैं। गियर्स को इसलिए अटैच किया जाता है क्योंकि जो गियर्स रहते हैं, गियर्स का उपयोग करके हम जो इसकी स्पीड रहती है इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी कोई विंड टरबाइन हवा की सहायता से रोटेट करता है तो उतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं रोटेट कर पाता है। जब उतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं रोटेट कर पाता है तो उसको स्पीड गेन कराने के लिए, उसको मैक्सिमम स्पीड देने के लिए, उसको मैक्सिमम स्पीड को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर गियर्स का उपयोग करते हैं। देखे रहेंगे आप जब अपनी बाइक को सर्विस करवाते हैं या उसका इंजन की रिपेयरिंग करवाते हैं, तो जब आपकी बाइक को खोला जाता है तो वहाँ पर भी आप देखे रहेंगे बहुत सारे गियर्स लगे रहते हैं। तो वो जो गियर्स इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि उसकी जो स्पीड रहती है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसकी इंजन की स्पीड को एक मेंटेन स्पीड पर लेके आया जाए, इसलिए वहाँ पर हम गियर्स का उपयोग करते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर गियर्स का उपयोग जो करते हैं हम, यहाँ पर इसकी जो मोटर को स्पीड देना रहता है, इसकी जो आरपीएम रहते हैं उसको बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम देने के लिए यहाँ पर हम इसका जो गियर्स रहते हैं उसका हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो गियर्स का उपयोग सीधा यही रहता है कि जो टरबाइन द्वारा, ये जो ब्लेड रहते हैं इसके द्वारा जो स्पीड रहती है उसको बढ़ाकर मोटर को देने के लिए, जब आप बढ़ाकर किसी चीज़ को देंगे, अगर आप किसी व्यक्ति को, तो आप अगर 5 रुपये पर डे देते आ रहे हैं तो जब 5 रुपये दे दें तो वो सिर्फ 5 रुपये तक ही आपकी वैल्यू देगा, 5 रुपये तक की ही आपको वैल्यू देगा। अगर आप उसी टाइम उसी व्यक्ति को अगर दूसरे दिन आप अगर 50 रुपये का नोट दे देते हैं या आप 100 रुपये दे देते हैं, तो आप जब उसको 100 रुपये देंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। जब ज़्यादा खुश होगा तो और ज़्यादा मात्रा में उससे जो पहले काम करता था उससे और ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा मेहनत करके आपको उससे ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश ज़रूर करेगा। भले ही वो उतना ना दे पाए लेकिन वो कोशिश ज़रूर करेगा कि आपको मैक्सिमम अमाउंट में उसका जो आउटपुट है वो मिल सके। तो यहाँ पर भी गियर्स रहते हैं, उसका यही काम रहता है कि यहाँ पर इसको जो मोटर की स्पीड है, इसका रोटेशन है वो मैक्सिमम यहाँ पर दिया जा सके, जिससे हमारा जो मोटर है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में आउटपुट दे सके, मैक्सिमम में से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को जनरेट कर सके। तो यहाँ पर जब हम इसको गियर्स के सहायता से एक मोटर को स्पीड दे देते हैं, यहाँ मोटर रहता है और मोटर और गियर्स के बीच में एक ब्रेक रहता है जिसको डिस्क ब्रेक या कैसे भी करके हम इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कंट्रोल्ड। इलेक्ट्रिकली का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक इसको कंट्रोल किया जा सकता है और मैकेनिकली रहता है तो उसको हम हाथ से कंट्रोल करते हैं। देखिए जब यहाँ पर कोई भी रिपेयरिंग में दिक्कत आती है, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि मान लीजिए इसके ब्लेड में कोई सी दिक्कत आ गई है या इसके मोटर का जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अब उस टाइम हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ी, जिस टाइम हवा का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यहाँ पर जो इसका रोटर है और जो ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड में घूम रहे हैं। जब मैक्सिमम स्पीड में घूमेंगे तो इसको रोकना मुश्किल पड़ जाता है, तो हम इसको किसी न किसी एक डिवाइस की मदद से ही रोकेंगे। जब डिवाइस की मदद से रोकेंगे तो यहाँ पर एक ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक को हम ऑटोमेटिकली जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड रख सकते हैं या मैकेनिकली ऑपरेटेड, ये इस पर चढ़ के हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, ब्रेक खींच सकते हैं, ब्रेक का पेडल दबा सकते हैं, एक ब्रेक लगाया जाता है जिससे हम इसको रोक देते हैं। तो जब रोक देते हैं, जब रोकेंगे तभी हम यहाँ की सप्लाई को बंद कर सकते हैं, नहीं तो मारेगा करंट और फेंक देगा बाहर उठा के। इसलिए यहाँ पर ब्रेक का उपयोग करते हैं। इसको जब मान लीजिए इसकी कोई गियर्स में दिक्कत आ गई, उसको मेंटेन करने के लिए हम ब्रेक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ब्रेक का चक्का जाम कर दिया, रोटेट करना बंद होगा, इसको बोल दिया आप रुक जा, ज़्यादा नहीं रोटेट कर, तो ये फिर रुक गया। और जब रुक गया तो इस यहाँ पर जो भी गड़बड़ी आई रहती है उसको सही कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से इसको ओपन कर दिया जाता है, ब्रेक को छोड़ दिया जाता है और ये फिर से अपनी स्पीड को गेन कर लेता है। उसके बाद ये जो रहता है वायु वेग मापी यंत्र लगाया रहता है। यहाँ पर हम वायु का वेग जो उसकी स्पीड रहती है, हवा की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा मैक्सिमम है, किस स्पीड से हवा चल रही है और किस दिशा में हवा चल रही है, इसको नापने के लिए यहाँ पर वायु वेग मापी का भी उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पर और जो ये रहता है जो पूरा ढांचा जिसमें ये पूरा इसका खोपड़ी, इसका जो थुथुर रहता है, ये थुथुर रहा है और इसकी जो खोपड़ी रहती है वो पूरा अटैच रहती है, तो ये इसको दिशा नियंत्रक बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही साइड से हवा मिलेगी, या मान लीजिए उत्तर की दिशा से हवा चल रही है तो आपको उसी साइड से कंटिन्यू हवा मिलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। देखिए हवाएं निरंतर बदलती रहती हैं, वो भी मौसम के अनुसार हवाएं बदलती रहती हैं। पर इसका दिशा नियंत्रक का भी यही काम रहता है कि उसको जो मान लीजिए उत्तर से साइड से हवा चल रही है और आपका जो पवन चक्की लगी है वो पूरब की साइड से लगी है, तो इसका जो दिशा नियंत्रक रहता है वो यही उसका डायरेक्शन तय करता है कि हवा जिस साइड से चल रही है उसका जो मुंह रहता है, उसको उसी डायरेक्शन में मूव करवाना है। उत्तर साइड से हवा चल रही, पूर्व की साइड में उसका मुंह है, तो उसका मुंह को, उसका जो सामने का फेस रहता है उसको ले जाके उत्तर साइड में ही रखना। जब उत्तर साइड में ही रखेगा तभी उसको हवा अच्छी मिलेगी, और जब हवा अच्छी मिलेगी तभी हमें आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर यही है कि हमको उसके जो दिशा कंट्रोल रहता है उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर अहमियत दी जाती है, क्योंकि जब दिशा कंट्रोल नहीं रहेगा तो एक ही पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उसका फ्लो ही हो सकता है, और हवा का कोई निर्धारित नहीं है कि ये हवा एक ही दिशा से हमेशा चलेगी। यहाँ पर जो सप्लाई रहती है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाती है, ब्लेड की सहायता से ब्लेड रोटेट करते हैं। अच्छा जो ब्लेड रहते हैं ये हवा के साइड से, जिस प्रकार से हवा चलती है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सेटल हो जाते हैं। ये जो ब्लेड कंट्रोलर का काम यही रहता है कि हवा के डायरेक्शन को नाप कर इसके जो ब्लेड है उस तरफ को उसको मूव करवाना, और जो दिशा नियंत्रक लगा रहता है ये भी इसमें हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसको डायरेक्शन देने में। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो जाती है तो इसको हम एक वायर की सहायता से यहाँ पर हम इसको नीचे ले आते हैं। कहाँ तक? सप्लाई कनेक्शन तक। जो उसका कंट्रोलर रहता है, सप्लाई कंट्रोल रहता है, जो उसका एक स्टेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर हम एक इसको पावर स्टेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लाके इस स्टेशन में जहाँ से कनेक्शन दिए गए रहते हैं यहाँ तक हम एक वायर की सहायता से लाके इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब तो यहाँ पर से हमने हवा की सहायता से इलेक्ट्रिक करंट को हमने जनरेट कर लिया। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट रहती है तो यहाँ पर जो रहती है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। यहाँ पर इसको कोई भी कॉस्ट देने को नहीं रहता है कि हमें आप जब इसको देंगे या चार्ज कुछ पे करेंगे तभी आपको करंट मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये गॉड गिफ्टेड है। ये जो हवा है ये नेचर के द्वारा दी गई हमें हवा रहती है, इसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और जो ये सबसे ज़्यादा रिलायबल रहती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर इसकी हवा की मात्रा ज़्यादा कंटिन्यूस फ्लो रहता है हवा में। देखिए हम इसको एक मैदानी इलाकों में ही सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसको हर जगह सेट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर मायने रखता है कि इसकी जो हवा की अवेलेबिलिटी रहती है इसको हम कहाँ पर सेटअप करें। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह हम इसको जहाँ मन करे वहाँ ले जाके इसको हम सेट कर दें, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज हैं, उन्हीं को हमें समझना है। तो इसका उपयोग किया गया था वो स्कॉटलैंड के द्वारा जुलाई सन 1887 में इसका पहली बार ये चलन में आया था। इसको इन्वेंट किया गया था, इसको बनाया गया था स्कॉटलैंड के द्वारा। वहाँ पर उसने 1887 में पहली बार इसको उपयोग में लेके आ गया। जब इसको पहली बार उपयोग में लेके आया गया था तब ये इतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं था, इतनी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट नहीं देता था। जो एक स्मॉल क्वांटिटी में उसको ज़रूरत रहती थी वो ये छोटी क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में ये यहाँ से एनर्जी का जनरेशन किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो मोटर का उपयोग किया जाता था तो वहाँ पर वो मोटर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं देता था। 1887 जुलाई में इसको लॉन्च किया गया, इसका पहला परीक्षण किया गया और वो सफल रहा। जब उसको 1887 में बना लिया गया तो ये 88 से लेकर 1900 तक, 1888 से लेकर 1900 तक इसको एक कंटिन्यूअस उपयोग किया गया। जब इसका उपयोग किया गया तो इसके ज़रूरतों को समझा गया और इसका जो एनर्जी का आउटपुट रहा था उसको समझा गया। तो इसका उपयोग इसलिए भी किया गया क्योंकि जो दूसरे उपकरण थे, जैसे हमें थर्मल पावर प्लांट है और जो पेट्रोलियम गैस है और गैस के जो प्लांट रहते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तो रेडिएशन निकलता है और दूसरा जो उससे प्रदूषण रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। वो इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इन्वायरमेंट रहता है उसको कहीं ना कहीं गंदा रहता है। उससे जब हम कोयले को जलाएंगे तो उससे जो धुआं निकलता है, जो पेट्रोलियम गैस जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, कैरोसिन जलाते हैं और जो जितनी भी गैसेस रहती हैं, अगर इनका उपयोग करते हैं, इनकी सहायता से हम अगर स्टीम टरबाइन को रोटेट करवाते हैं और उससे एनर्जी का जनरेशन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक पर्यावरणीय हमें असंतुलन पैदा करता है। उसमें जो असंतुलन रहता है वो वहाँ पर हमें प्रदूषण
मैक्सिमम क्वांटिटी में मिलता है। तो इसलिए दूसरे डिवाइसों की अपेक्षा में एनवायरमेंटल फ्रेंडली समझा गया, तो दूसरे उपकरणों से ज़्यादा इसको महत्व दिया गया और इसको चलन में लेके आया गया, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया। इसके बाद धीरे धीरे जब इसका उपयोग किया गया तो पहले क्या था ना, छोटे अमाउंट में ही, छोटे तौर पर ही, एक निचले स्तर पर तक ही इसको सीमित रखा गया, क्योंकि तब उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी तो उतना ज़्यादा इससे आउटपुट नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि वहाँ के जो मोटर थे वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे। तो फिर धीरे धीरे जब इससे ये लगा कि हमको यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है, यहाँ से सप्लाई मिलती है, और जो सप्लाई मिलती है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो इन लोगों ने इसका उपयोग करना सीखा और धीरे धीरे यहाँ पर बैटरी को इंस्टॉल किया। यहाँ पर बैटरी को इंस्टॉल किया। देखिए अब जब यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती तो जब तक हवा की अवेलेबिलिटी रहती थी तब तक तो ये कंटिन्यूस देता था। उसके बाद बैटरी को इससे चार्ज किया जाने लगा। जब बैटरी को चार्ज किया जाने लगा तो उन क्षेत्रों में जहाँ पर इनको लगाया गया था वहाँ पर इससे जब जिस टाइम विंड नहीं रहती थी उस टाइम जो इसका बैटरी को चार्ज करके इससे आउटपुट लिया जाने लगा। जब बैटरी से को चार्ज करके इससे आउटपुट लिया जाने लगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा उन क्षेत्रों में रिलायबल बनती गई। धीरे धीरे उसका चलन और ज़्यादा मात्रा में आने लगा। जब धीरे धीरे चलन में उसका उपयोग ज़्यादा बढ़ता गया तो इसको और धीरे धीरे मॉडिफाइड किया गया। मॉडिफाइड करते करते इसको एक ऐसे स्तर तक ले आया गया कि जहाँ से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो देखिए किसी भी पवन चक्की को या विंड जो टरबाइन रहती है उसको हम प्लांट करते हैं तो उसको एक लिए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी जगह इसको ले जाके इसका हम प्लांटेशन कर। अब तक तो हमने जो इसका जनरेशन होता था वो किस प्रकार होता था उसका पूरा प्रोसेस समझ लिया। अभी देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर इसके कुछ एडवांटेज, कुछ लाभ और कुछ हानियाँ। देखिए कोई भी चीज़ हो उसके हमेशा, कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई भी सिक्का ले लीजिए, उसके हमेशा दो पहलू होते हैं। एक तो उसका जो पॉजिटिव होता है और दूसरा उसका निगेटिव होता है। तो अगर कोई चीज़ बनी है इस दुनिया में, एक इसका एडवांटेज होगा और उसका एक डिसएडवांटेज होगा। उसके कुछ लाभ भी होंगे और उससे कुछ हानियाँ भी होंगी। किसी को लाभ होगा, किसी को हानियाँ होंगी। तो सबसे पहले हम उसकी जो उपलब्धता रहते हैं, उसका रिक्वायरमेंट जो एरिया रहता है उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हम किसी भी पवन चक्की को सिर्फ उन्हीं स्थानों में लगा सकते हैं जहाँ पर हमें जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ एयर रहती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए। वहाँ पर जो वायु की उपलब्धता रहती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए। तो उसके बाद हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो तो उसके कुछ न कुछ जो फायदे रहते हैं और कुछ न कुछ नुकसान रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फायदे के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी नेचर के द्वारा। देखिए जो हमें चीज़ें नेचर देता है, जो प्रकृति हमें चीज़ें देती है वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और दूसरा उससे कोई भी हमें जनरेशन, जो कोई भी प्रदूषण रहता है, पॉल्यूशन रहता है, उससे कोई भी प्रदूषण नहीं रहता है। हमें हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलती हैं। इसी प्रकार देखिए जो हमें घर से जो चीज़ें मिलती हैं वो हमेशा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। और जो भी चीज़ें हमें घर से मिलती है उसका हमें कोई भी दाम देना नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हमारे माता पिता द्वारा मिलती हैं उनका हमें कोई दाम नहीं देना पड़ता रहता है, क्योंकि हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं। एक हिसाब से जो हमारे भगवान होते हैं वो हमको वो उन चीज़ों को देते हैं, वो हमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। वैसे भी जो हमें गॉड देता है, जिसने हमें बनाया है, अगर हमें वो चीज़ों को प्रदान कर रहा है तो ज़रूर हमारे लिए ही फायदेमंद ही होंगी। दूसरी बात है कि किसी भी पावर प्लांट को अगर प्लांट किया जाता है, जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, अगर उसमें स्टीम द्वारा हमें एनर्जी का जनरेशन लेते हैं, या फिर यहाँ पर मान लीजिए कि जो हाइड्रो पावर प्लांट रहते हैं जिन्हें हम डैम बोलते हैं, अगर डैम से हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड रहती है। जो ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहती है वो मैक्सिमम रहती है, क्योंकि ये जो प्लांट रहते हैं ना, छोटे जगह में इनको हम प्लांट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट रहती है ज़मीन की ज़्यादा मात्रा में हमको ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर हम क्या किए, एक टावर की भांति इसको खड़ा कर दिए, कुछ पर्टिकुलर एरिया लेके कुछ हमें ज़मीन को खरीद लिया गया वहाँ पर, और उसी जगह पर इसको टावर की भांति खड़ा कर दिया गया। और यहाँ पर बहुत ही कम ज़मीन की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत ही कम जगह लेता है ये स्थापित होने में। उसके बाद कभी ना समाप्त होने वाली, फिर वही बात आ गई, जो चीज़ें हमें नेचर देता है वो चीज़ें हमेशा रिलायबल रहती हैं। वो चीज़ें मैक्सिमम या जब तक ये यूँ कह लें, जब तक इंसान रहेगा इस धरती पर या जहाँ भी इंसान रहेगा, वो चीज़ें फ्री जो मिलती हैं गॉड के द्वारा वो हमेशा कंटिन्यूअस ही चलती रहती हैं।
तो ये कभी ना समाप्त होने वाली है, क्योंकि देखिए हवा की अवेलेबिलिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। कब तक? जब तक मानव जीवन है। जब तक मानव जीवन है तब तक तो हवा रहेगी ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको कभी ना खत्म होने में भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर जिस दिन हवा खत्म होगी उस दिन मानव का अस्तित्व खत्म हो गया। हवा खत्म, इंसान खत्म, इंसान खत्म, हवा खत्म। जिस दिन हवा खत्म उस दिन ये बंद होगा। इसके पहले कभी भी बंद नहीं होगा। जब तक हवा चलेगी तब तक हम इससे एनर्जी का जनरेशन करते रहेंगे। इसके बाद असीमित उपलब्धता, फिर वही बात है, जब तक इंसान रहेगा तब तक हवा रहेगी, या जब तक हवा रहेगी तब तक तो इंसान जिंदा रहेगा। बिना हवा के इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो सांस लेने के लिए हवा चाहिए। इसकी जो उपलब्धता है ये असीमित मात्रा में है। जो भी हमारी मौसमी हवाएं चलती रहती हैं इनकी कोई भी कमी नहीं है, ये हमेशा चलती रहेंगी। जब हमेशा चलती रहेंगी तो यूं ही से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते रहेंगे। उसके बाद जल्द सुधार आता है। अगर कोई भी चीज़ इसमें गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए इसका मोटर ही खराब हो जाए, जब मोटर खराब हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ बैरियर्स आ जाएंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हमको दिक्कत होगी। जब दिक्कत होगी तो हम इसको बहुत ही कम समय में इसको तुरंत जाके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा है भी नहीं। तो जो पावर प्लांट रहते हैं और मैक्सिमम जैसे कि सौर ऊर्जा प्लांट रहा उसमें बहुत सारे सौर ऊर्जा रहते हैं, और जो स्टीम टरबाइन रहा, स्टीम प्लांट रहा, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट रहा, उसमें जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं। जब भारी रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में उसमें इक्विपमेंट लगे रहते हैं। तो जब ज़्यादा मात्रा में इक्विपमेंट लगे रहेंगे तो उनको ऑब्वियसली सी बात है कि उसको मेंटेन करने में हमें दिक्कत आएगी। और जो हाइड्रो रहता है उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इक्विपमेंट रहते हैं, हालांकि थर्मल पावर प्लांट से कम रहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ उसकी अपेक्षा में यहाँ पर कम इक्विपमेंट लगे रहते हैं। इसको मेंटेन करने में बहुत ही जल्दी मेंटेन कर लिया जाता है, बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद लेस मेंटेनेंस, यही बात हुआ, जल्द ही सुधार हो जाता है। और इसका मेंटेनेंस जो कास्ट आता है, इसके देखिए इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद हमेशा कंटिन्यू धीरे धीरे कम मेंटेनेंस पर इसकी देख रेख करके कम मेंटेनेंस पर इसको हम बहुत ज़्यादा रिलायबल बना सकते हैं। इससे हम बहुत ज़्यादा दिनों तक इससे जो एनर्जी का जनरेशन है वो हमेशा करते रहेंगे। दूसरा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बोला ना पहले भी। तो यहाँ पर जो हमें जो चीज़ें नेचर देता है, जो चीज़ें हमें गॉड गिफ्टेड रहती हैं वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके कुछ एडवांटेज समझ लिए, इसके साथ अब हम समझ लेते हैं कोई डिसएडवांटेज। तो देखिए कोई भी चीज़ रहती है उसके हमेशा दो पहलू रहते हैं, एक तो एडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज। एक तो उसका फायदा रहेगा, दूसरा नुकसान रहेगा। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल जरूर रहेगा। तो अगर किसी भी चीज़ के पीछे अगर सिर्फ फायदा ही रह जाए तो वो बेकार हो जाएगी, अगर उसके पीछे सिर्फ नुकसान ही रह जाए तो भी वो बेकार है। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी रहता है। तो उसके लिए क्या है, जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो सबसे पहला, इसके संयंत्र महंगे आते हैं। देखिए इसको जो प्लांट करने का खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट आते हैं, जो इसका रोटर आता है, जो मोटर आता है, जो इसके ब्लेड आते हैं, ये सब चीज़ें हमेशा महंगी रहती हैं, क्योंकि हम इसको लचीला बना नहीं सकते, कमज़ोर बना नहीं सकते। सॉलिड मटेरियल से ही इसको हम बना सकते हैं। हम दूसरा ऐरा गैरा मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम टाइम तक हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। तो इसके जो संयंत्र आते हैं वो जितने भी मोटर और रोटर ब्लेड जो भी आता है, इसका जो सामान आता है वो हमेशा महंगा रहता है। तो यहाँ पर इसका प्लांटेशन का जो खर्चा रहता है वो बढ़ जाता है। इसके बाद है वायु की उपलब्धता जरूरी है। देखिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है, वायु की उपलब्धता। देखिए हम जिसके सहारे, मान लीजिए हम भोजन के सहारे चलते हैं, अगर हमें भोजन ही ना मिले, जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो हमें जीवन जीने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमको मुश्किल हो जाएगा एक दिन जिंदा रहने में। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको जो हवा रहती है, इसको चलाने के लिए जो हवा रहती है वो भी यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए ही चाहिए। देखिए इसका हम उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ पर हमें मैक्सिमम अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें जो हवा रहती है उसकी अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, उसकी उपलब्धता जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए, क्योंकि ये उसी से ही चलते हैं। और इसको हम हर एक क्षेत्रों में नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको मैदानी क्षेत्रों में लगा सकते हैं, और इसको अगर हम पहाड़ी इलाकों में लगाएं जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं, उनसे हवा टकराकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है या उस तरफ हवा नहीं पहुँच सकती, अगर हम इनको उन क्षेत्रों में लगाएंगे तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहेंगे, हमें इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। इसको लगाने के लिए हमें उन क्षेत्रों का चुनाव करना जरूरी है जहाँ पर हमें हवा की उपलब्धता मैक्सिमम अमाउंट में बनी रहे। उसके बाद है समय पर
पर ना हो। हवा रहती है वो हमेशा नहीं चलती रहती है, तो यहाँ पर जो हवा रहती है उसको एक समय से चलना भी जरूरी रहता है। अगर समय से हवा नहीं चलेगी तो हमें इसकी जो एनर्जी जनरेशन है वो उसको जनरेट करने में, एनर्जी को जनरेट करने में कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद है शोर। यहाँ पर देखिए जब ये टरबाइन रोटेट करते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉइस निकलता है। नॉइस जो रहता है वो जो यहाँ पर हमने गियर समझे थे, तो गियर के द्वारा यहाँ से हमको आवाज़ें आती रहती हैं जिससे शोर क्रिएट होता रहता है। तो यहाँ पर हमने इसके कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज समझ लिए। इसके पहले हमने समझा कि इसमें इसका कार्य कैसे रहता है, पूरा प्रोसेस किस प्रकार से वर्क करता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे रहते हैं। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।